हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स बाय सैलिन सर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं थंबनेल में प्रतिशत अध्याय हमने कल शुरू किया था और आज प्रतिशत की दूसरी क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल जो हमने डिस्कस किया था प्रतिशत में एकदम बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम 10% निकालते हैं, कैसे हम 1% निकालते हैं, कैसे हम 5% निकालते हैं, ठीक, और कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, ठीक है ना। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर ली होगी कि 20% बराबर कितना होगा, या 33/1/3 बराबर कितना होगा, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद कर ली होंगी, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था बहुत ही बेसिक चीज़ें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमारा बेसिक की क्लास थी और आज थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कल मुझे लगता है लास्ट क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हमें शुरुआत करनी है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और आज के सेशन का पहला सवाल दिया है 125 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। सवाल में आपको क्या क्या दिया है, सवाल में दिया है 4800 का 25% मतलब 25/100 गुणे 15% 15/100 और गुणे 10% मतलब 10/100, ठीक। 25 से आप इसको काट भी सकते हैं, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 भी काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, ठीक। 4 से आप इसे काट दें, 4 दूना 8, 4 से जब आप इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 से इसे काट दें, 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक। तो 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा, 18 होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें फ्रैक्शन याद है, जैसे 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% बराबर होता है 1/4, ठीक। 10% बराबर कितना होता है 1/10 और 15%, तो आपको पता है कि 15% बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 1/20 बराबर कितना होता है 5%, तो 3/20 कितना हो जाएगा 15%, ठीक। तो कितना आ गया 3/20। अब देखो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो कितना आसानी से आप कर पाओगे, ठीक। 4800 गुणे 25% मतलब 1/4 इंटू 15% मतलब 3/20 इंटू 10% मतलब 1/10, ठीक। अब देखो काटते हैं इसको, ठीक। तो 1 0 से 1 0, ये दोनों 0 कट गए, ठीक। 4 गुणे 2 कितना होता है 8 और 8 छंग 48 और 6 त्रिक 18, कितना मिल गया 18। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, मैंने कल आपको ये याद करने के लिए बोला था, ठीक है ना। कल मैंने एक टेबल दिखाई थी आपको, है ना। उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आपको वो टेबल सारी याद करनी है, ठीक है ना। कि 25% बराबर कितना होता है 1/4, 10% बराबर कितना होता है 1/10, 15% बराबर कितना होता है 3/20। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। आज हम सिर्फ सवाल डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक हमने कल डिस्कस कर लिया था। जो लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं वो पहले इसके पहले वाले सेशन को जरूर देखें, तभी ये सेशन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए सवाल में क्या लिखा है कि a के आधे का 25%, b के 1/4 के 30% के 2.5 गुना के बराबर है, ठीक। सबसे पहला तो सवाल आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है ना, कि सवाल बोल क्या रहा है। सवाल में क्या लिखा है, सवाल बोल रहा है कि a के आधे का
ए का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 के 25%, मतलब 1/4 के 1/4, 25% बी के, मतलब बी के 1/4 मतलब 1/4 के 30%, मतलब 3/10। ठीक, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10%, तो 30% की कितनी होगी, 3/10 के 2.5 गुना के बराबर है, मतलब 25/10 बराबर है, मतलब इक्वल कर दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप इसको काट दो, 5 से 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक, 4 से 4 काट दो और 2 से 2 काट दो, 5 से इसको भी काट दो, कितनी बार, 2 बार, तो a बटा b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। इसका मतलब a रेशियो b बराबर कितना आएगा, 3:2, 3:2। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसा जैसा सवाल आपको बोलता जा रहा है वैसा वैसा हमें करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है ना, ए का आधा 1/2 का 25%, 25% मतलब 1/4 होता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। बी के 1/4 के, 1/4 के 30%, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 30% की होगी 3/10 के 2.5 गुना 2.5 मतलब 25/10, फ्रैक्शन में बदल दिया, दशमलव हटा दिया, के बराबर है, तो इसको बराबर कर दिया। तो यहाँ से ए और बी का आपको रेशियो मिल गया, कितना मिल गया, 3/2 या 3:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं x तथा y तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक है, तो बताना है कि y x से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है सवाल, कि दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं हैं x तथा y, तीसरी संख्या z से 20% कम तथा 10% अधिक है। ठीक है ना, किससे अधिक है, z से। कंपेयर कर किससे रहा है, आधार किसको मान रहा है, z को। तो हम तीन संख्या लेते हैं, x, y और z। ठीक, सबसे पहले z को मान लेते हैं, कितना है, 100। ठीक, तो पहली संख्या x है वो कितना है, 20% कम है, तो अगर z 100 है तो x कितना होगा, 80 होगा। और दूसरी संख्या जो y है वो 10% अधिक है, तो मतलब कितनी होगी, 110 होगी। फिर सवाल पूछ रहा है, तो बताओ y x से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल में आपको क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है y x से। तो पहले मुझे ये बताओ कि y x से अधिक कितना है, 30 अधिक है ना, कितना अधिक है, 30 अधिक है। 30 अधिक किससे है, x से है, मतलब 80 से है। ठीक, प्रतिशत तो गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5, 12.5, तो 3/8 की कितनी हो जाएगी, 37.5, बराबर कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% अथवा 37.5%। कितना आ जाएगा, 37.5%, मतलब बी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, बन जाएगा। मुझे लगता है आसान सवाल है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे हम, जितना अधिक से अधिक सवाल लगा पाएंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है ना, बेसिक कल हमने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है वो कल की क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में दिया है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तीन संख्याएं ले लो आप, ए बी सी और डी, 4 हैं। ठीक है ना, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। और तो कुल मिला के आपको सबसे पहले मानना किसे पड़ेगा, डी को मान लो कितना है, 100। अगर डी 100 है तो सी डी से 30% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
अगर डी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 100 मान ली, तो सी डी से 30% अधिक है तो सी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर बोला है बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है। अच्छा एक बात बताओ, 40% कम है तो है कितने प्रतिशत? अगर कोई संख्या अपने आप में 100% है, ठीक, तो 40% कम हो गई तो बची कितनी, 60%, है ना। तो अगर 40% कम है इसका मतलब 60% है। सी का कितना है, 60% है, 40% कम है मतलब 60% है, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा सी का 60% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10% 13 होता है, तो 60% कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, ठीक। कितना, ध्यान रखिएगा, कल मैंने क्या बोला, 10% निकालना है तो 130 का 10% कितना होगा, इकाई अंक के बाद दशमलव, तो 130 का 10% कितना आएगा, 13, ठीक। तो 10% 13 है तो 60% कितना होगा, 13 गुणे 6 हो जाएगा। 10 में 6 का गुणा करोगे तो 60% बनेगा, उसी तरह 13 में 6 का गुणा करोगे तो 13 छंग 78 बनेगा, ठीक है ना। तो 130 का 60% कितना मिल गया अपने को, 78, ठीक। फिर क्या लिखा है, ए जो है बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है कौन, ए, इसका मतलब 78 गुणे 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4, ठीक। और अधिक का मतलब है कि 4 से क्या हो गया 5, इसका मतलब हमको वैल्यू क्या निकालना है, 5/4 की। कितने की निकालना है, 5/4, तो कर दो 5/4, इसको काट दो, 4 एकम 4 हो गया और 3 बचा, तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, दशमलव में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 3 बचेगा तो 4 नहीं 36 हो जाएगा, और बचेगा 2 तो 4 पंचा 20, ठीक, बराबर 19 बना 95 होगा, 5 25, 2 97.5, कितना आएगा, 97.5, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 97.5। अब सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला है आपको कि ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो ए कितना है, 97.5, डी कितना है, 100 है। ए जो है डी से कितना कम है, 2.5 कम है, कितना कम है, 2.5, किससे कम है, 100 से। तो 100 में 2.5 की कमी मतलब कितना होता है, 2.5% की कमी, कितने की, 2.5% की कमी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2.5%। क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं किसी को। चलिए अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सवाल क्या है कि एक सेव की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो सवाल में पूछा है कि शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में और लगातार अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, ठीक। सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे भी आपको 20% की कमी दिखाई दे, वृद्धि दिखाई दे रही, और यहाँ पे 20% की कमी दिखाई दे रही, ठीक। तो एक फार्मूला होता है x² / 100% कमी। अगर दोनों जगह सेम नंबर हैं, दोनों जगह क्या है, सेम नंबर है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो क्या बनेगा, 20 गुणे 20 और बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, 4% की कमी। कितने की कमी आएगी, 4% की कमी आ जाएगी, ठीक है। ये सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कि देखो अगर मान लो कितना है मूल्य, पहले 100 रुपये, वृद्धि होती है कितने की, 20% की, 20% की वृद्धि मतलब 20 रुपए की वृद्धि, तो अब मूल्य कितना हो गया, 120, ठीक। बाद में क्या हो रही, 20% की कमी, किसमें कमी होगी, 120 में। तो 20% की जब आप कमी कर रहे हो
यहाँ पे आपने वृद्धि की थी, यहाँ पे कमी कर रहे हो, तो कितने की कमी होगी? 120 का 20%। 120 का 20% कितना होता है? 24। तो आपको 24 माइनस करना पड़ेगा, बराबर कितना आ गया? 96। पहले आपका मूल्य था कितना? 100 रुपये, अब मूल्य कितना हो गया? घट के 96 रुपया। कितने की कमी हुई? 4 रुपए की कमी हुई। कितने में? 100 में। और 100 रुपए में 4 की कमी का मतलब है 4% की कमी। कितने की कमी? 4% की कमी। ठीक, 4% की कमी। तो मुझे लगता है आपसे बन जाएगा। अच्छा, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो देखो फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। मान लो आपने माना कितना है मूल्य? पहले 100, बाद में क्या हुई? वृद्धि हुई, मतलब 5 से मूल्य कितना हो गया? 6/5। तो 6/5। फिर क्या हुआ? कमी हुई, कितना? 5 से क्या हो गया? 4, तो 4/5। 5 25 चौको हो गया 100, 4 चौको 16, 16 छक्का 96। तो पहले जो आपका मूल्य था वो था 100 रुपये, अब मूल्य हो गया है 96 रुपये। कितने की कमी हुई दोस्त? 4 की कमी हुई। कितने में? 100 में। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हुई? 4% की कमी हुई। ठीक है, इस सवाल को आप बहुत तरीकों से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपसे बन जाएगा ये सवाल। कोई दिक्कत, ए बी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि पहले आप में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही तो +20, फिर कमी हो रही तो -20, प्लस माइनस माइनस ही होगा तो 20 गुणे 20 और बटे 100। ठीक, ये 0 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, माइनस मतलब -4 आया, और -4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो -4 मतलब 4% की कमी। ठीक, ए बी मेथड से भी कर सकते हो। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे आसान क्या है कि 20% कमी, 20% की वृद्धि, मतलब 2 गुणे 2 कर दो, 4 आ गया। 4% की क्या होगी? कमी होगी, हमेशा कमी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। सवाल है या अच्छा सवाल है, पूछा गया है परीक्षा में ये सवाल, ठीक है। सवाल दिया है आपको कि यदि किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? 20% की 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। पहले मान लो मूल्य कितना था? 100। ठीक, पहले कितना था? 100। क्या हुआ? 15% की वृद्धि हुई, मतलब 115/100। ठीक, फिर क्या हुआ? 20% की कमी होती है, मतलब क्या होगा? 80/100। ठीक, यही होगा। 0 से 0 काट दो, ये 100 से 100 कट जाएगा पहले तो, और ये 0 से 0 काट दो। ठीक, 5 से काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8, बराबर आएगा 4 तिया 12, और 4 दूना 8 और 1 9, 92। पहले जो मूल्य था कितना था? 100 था, अब घट के कितना हो गया? 92 हो गया। कितने की कमी हुई? 8 की। कितने में? 100 में। और 100 में 8 की कमी का मतलब है 8% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई? 8% की कमी हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 8% की कमी होगी। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप निसंकोच कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले सेशन में उस क्वेश्चन को जरूर लूँगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल है कि एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ठीक, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। ठीक, कितने प्रतिशत की कमी होगी? आसान सवाल है। पहले मान लो उसकी आय कितनी रही होगी? टोटल 100। ठीक, पंखे की कीमत में कमी किया कितने की? 30 की। तो अब पंखे की कीमत कितनी हो गई? 70/100। ठीक, कमी की वजह से क्या हुआ? बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो अब बिक्री कितनी हो गई? 140/100। ठीक, 0 से 0 काट देते हैं, और ये 0 से ये 0 काट देते हैं। ठीक,
14 सत्ते 98, कितना हो गया 98। पहले बिक्री कितनी थी 100, अब कितने की हो गई, पहले आय कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 98। कितने की कमी आई 2 की, कितने में 100 में। 100 में 2 की कमी का मतलब है 2% की कमी। कितने की कमी हो गई 2% की कमी हो गई। क्लियर है, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कितने की कमी हो गई 2% की कमी होगी। 2% क्या होगा डिक्रीज होगा उसकी इनकम, उसकी आय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या आपको डाटा दे के रखा है और क्या जानना चाहता है सवाल आपसे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। दिया है यदि तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक, तो अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% बढ़ाता है। क्या कर रहा है 10% बढ़ा देता है, ठीक है। तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तेल में कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। अर्पित जो है तेल पर जितना भी खर्च करता था पहले, उससे मूल्य बढ़ने की वजह से 10% ज़्यादा खर्च कर रहा है। ठीक, तो देखो ध्यान से, मान लो पहले 100 रुपये तेल का मूल्य था और अर्पित कितना खर्च करता था 100। अब चूंकि तेल का मूल्य बढ़ के कितना हो गया 125, ठीक, तो तेल का मूल्य 125 हो गया, लेकिन अर्पित बाबू ने क्या किया 125 की जगह आप खर्च कितना कर रहे हैं 110। इन्होंने कितने की वृद्धि करी 10% की, है ना, और मूल्य में कितने की वृद्धि हुई थी 25% की। इसका मतलब आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी, है ना। आप खर्च कितना कर रहे हैं 110, खर्च कितना करना था 125, तो खपत की कमी करनी पड़ेगी। कितने की खपत की कमी करनी पड़ेगी 15 की। 15 खपत की कमी करनी है कितने में से 110 में से, तो 15/110 और गुणे 100, ठीक, क्या आएगा 0 0 काट दो, ठीक, बराबर आपको मिलेगा 150 बटे, अरे दोस्त गलत कर दिया मैंने, कमी करनी है ना, हाँ, तो 15 की तो कमी करोगे, लेकिन कितने किस में करोगे 125 में। मूल्य अब कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है ना, तो 15/125 होगा और गुणे कितने हो जाएगा 100, ठीक, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 तिहाई 15, बराबर कितना आ जाएगा 12%, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। किस में कमी कर रहे हैं, अपनी खपत में कमी कर रहे हैं। 125 खर्च करना था, खर्च कितना कर रहे हैं 110 कर रहे हैं। कितने की कमी की हमने खर्च में 15 की, कितने में 125 में, तो क्या आएगा 15/125 गुणे 100 बराबर कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी 12% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कितना अपने खरीदे गए तेल की मात्रा में कमी करेगा वो 12% की करेगा। क्लियर है, बन जाएगा, आसान सवाल है, आते हैं परीक्षा में इस तरह के प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। चलिए देखिए ये सवाल क्या दिया है आपको, सवाल में बोला गया है कि एक व्यवसायी जो है वो सामग्री खरीदते समय और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है, ठीक है, और उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी। अच्छा एक चीज समझिए, अगर आप खरीदते समय किसी से लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना, खरीदते समय अगर आप लाभ लेते हैं, इसका मतलब कि जो सामान आप 100 रुपए में खरीदते थे वो सामान आपने थोड़ा कम रुपए में खरीद लिया होगा, है ना। तो 100 रुपए का सामान आपको कितने में मिल गया, 12% दोषपूर्ण बाट का उपयोग किया, मतलब आपको मिल गया कितने में 88 में। और दोबारा आप बाट का जो है तो दोषपूर्ण बाट का उपयोग करते हैं तो बेचते कितने में है 112 में। कितने का अंतर आया टोटल 24 का, ठीक, कितने का 24 का। आपने कितने का फायदा ले लिया 24 का फायदा ले लिया, और कितने में फायदा लिया 24 का, 24 का फायदा लिया आपने 88 में, क्योंकि आपको सामान मिला कितने में है 88 रुपए में, तो आपने 24 का फायदा कितने में ले लिया 88 में, और गुणे आपने किया 100, ठीक। अब इसको काट दीजिए,
काटेंगे तो कितना, 8 त्रिक 24 और ये आ गया 11, बराबर आएगा 300/11। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 और बचेगा 8, तो 80 हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77, 27 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है लगता है। देखिए 27 तो सही है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 27 सही 3/11% इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन इस सवाल में जो है तो आंसर ये दिया नहीं है विकल्प में, ठीक। अब जब ये आपको विकल्प में नहीं दिया है तब आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ठीक। मैंने आपको एक मेथड अभी बताई थी, एबी मेथड, ठीक है ना। एबी मेथड क्या कहती है कि आप एक बार आपको फायदा हुआ प्लस ए प्लस बी और प्लस माइनस AB/100, ठीक। देखिए एक बार आपको 12% का फायदा हुआ, दोबारा फिर 12% का फायदा हुआ, प्लस 12 गुणे 12 और बटे 100, बराबर आ जाएगा 12 दूना 24 और प्लस 144 होगा, मतलब 1.44, बराबर आ जाएगा 25.44। कितना मिलेगा आपको, 25.44, मतलब 25.44 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 25.44 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, बन जाएगा। मुझे लगता है किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाली है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। इस सवाल के दो आंसर आएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो सवाल में बोल क्या रहा है कि 12% दोषपूर्ण बातों का उपयोग करता है, वो क्या, एक बार खरीदते समय और एक बार बेचते समय, ठीक। तो जब वो खरीदते समय कर रहा है, इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु उसने कितने में खरीद ली, 88 रुपए में, ठीक है ना। और बेच कितने में रहा है, 12% लाभ पे, मतलब 112 में, ठीक। तो एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 24 का हो रहा है, ठीक है ना। कितने का हो रहा है, 24 रुपए का। और 24 का फायदा कितने में हो रहा है, खरीदा कितने में है उसने, 88 में, तो 24 का फायदा 88 में हो रहा है। तो एक्चुअल में जो उसका फायदा है वो तो 27 सही 3.11% ही होगा, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन सवाल में चूंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है, इस वजह से हमको ए बी मेथड अप्लाई करनी पड़ी, और ए बी मेथड में कितना आ रहा है अपना 25.44, ठीक। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये ऑप्शन भी दिया होता इन चार में से, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होता, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस सवाल में थोड़ा सा मतभेद है, ये सवाल थोड़ा सा डाउटपूर्ण सवाल है, ये इसमें 2-3 बार ये सवाल आ चुका है परीक्षा में, तो अलग अलग आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल का करेक्ट आंसर यही माना जाएगा। लेकिन इस सवाल में ऑप्शन चूंकि नहीं है, इस वजह से हम इसको 25.44 भी करेक्ट आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है, ठीक। आप मान लीजिए कि भिन्न क्या है, x/y है, ठीक। 140% की वृद्धि की जाती है, मतलब कितना हो जाएगा, 240 बटे, हर में 20% की कमी हो जाती, मतलब वो कितना हो जाएगा, 80, बराबर भिन्न कितना हो गया, 12/7, ठीक। भिन्न के अंश में 140 की वृद्धि की गई तो वो हो गया 240, और भिन्न के हर में 20 की कमी की गई तो वो हो गई 80, ठीक है ना। ये इसको काट दो, 8 त्रिक 24, 3 बार कटेगा, 3 चौको 12, ये कट जाएगा, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा, 4/7। इसका मतलब मूल भिन्न क्या होगी, 4/7 बन जाएगा। आसान सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं। देखिए 240 हमने क्या कैसे किया, ये ध्यान रखिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में वृद्धि, जैसे मान लो 20% की वृद्धि होती है, तो हम क्या करते हैं, 120 करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से 140% की वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे, 240 करेंगे, मतलब 100 हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी का फेवरेट सवालों में से एक है ये, है ना, कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। देखिए सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 25% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए ध्यान से। आय हम एक तरफ हम लिख लेते हैं आय, ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं उसका खर्च और एक तरफ लिख लेते हैं उसकी बचत, ठीक, तीन चीजें दी गई हैं। व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, तो आय अगर मान लिया हमने कितना है 100, तो बचाएगा कितना 40% मतलब 40, तो खर्च कितना करेगा दोस्त, तो खर्च करेगा कितना 60, ठीक है। अब कंडीशन पढ़िए, यदि उसको आय में 30% की वृद्धि होती है, ये उसकी इनकम है, इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है, उसकी इनकम में वृद्धि कितने की हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब अब इनकम कितनी हो गई 130, तथा व्यय में 25%, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है 25% की, ठीक, 25% मतलब कितना 15 की वृद्धि, मतलब अब इसका खर्च कितना हो गया 75, इसकी आय हो गई 130 और खर्च कितना हो गया 75 हो गया, तो बचत कितनी होगी, तो बचत होगी कितनी 130 में से 75 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 55, कितने की बचत हो गई 55 की। पहले कितने की बचत होती थी 40, अब कितने की हो रही है 55, कितने की वृद्धि हो गई बचत में 15 की, ठीक, 15 की वृद्धि हो रही है बचत में, कितने में से 40 में से, ठीक, तो 15/40 और गुणे 100, 5 से इसको काट दो आप, 5 हैं 15, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 4 से इसको फिर से काट दो तो 25 बार ये कट जाएगा, और 2 बार ये कट जाएगा, ठीक, तो 25 या 75 मतलब 75/2 बराबर आएगा 37.5%, ठीक, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है 37.5% की इनके वृद्धि हो रही है, किसमें बचत में। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या बोल रहा है, आपको आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ बचत, ठीक, सवाल बोल रहा है कि आय में 40% की बचत करता है, आय हमने मान लिया कितना 100, तो बचत कितनी होगी 40, ठीक, तो खर्च कितना करेंगे 100 में से 40 माइनस कर दो 60 आ जाएगा, खर्च कितना करेंगे 60। फिर क्या बोल रहा है, आय में 30% की वृद्धि हो रही है, आय कितनी थी 100, इसमें से 30% की वृद्धि, 100 का 30% 30 होता है, तो 100 + 30 कितना आ गया 130, तो अब इनकम कितनी हो गई 130, खर्च में कितनी की वृद्धि हो रही 25% की, तो 60 का 25% कितना आता है 15, ठीक है ना, 60 का 25% कितना आएगा 15, तो 60 + 15 बराबर कितना आ गया 75, 130 में से 75 आपने माइनस किया तो कितना बचा 55, इसका मतलब अब बचत उसकी कितनी हो रही है 55, पहले कितनी होती थी 40, कितने की वृद्धि हुई बचत में 15 की, कितने में से 40 में, तो 15/40 और गुणे 100, प्रतिशत पूछा है इसलिए गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्त, बन जाएगा आप लोगों से, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलिए आगे चलें, बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ये भी बन जाएगा। अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ, अब धीरे धीरे अपन ना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, सवालों के लेवल बढ़ाते करिए, सभी सवाल जो है तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना, अभी लेटेस्ट पैटर्न में सवाल ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर, कोशिश करिए इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सवाल को पढ़िए, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात आपको दिया है कितना 5:1, यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए इस सवाल को, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं कितना इसका आंसर आएगा, आप कमेंट करिए जल्दी से।
आसान सवाल है, बन जाना चाहिए। ठीक, महिला के व्यय और बचत का आपको रेशियो दिया गया है सवाल में, ठीक है ना। व्यय और बचत का रेशियो आपको सवाल में दिया गया है। ठीक, कितना रेशियो दिया है? 5:1। मैं ये मान लेता हूँ, एक तरफ लिख लेता हूँ आय, एक तरफ लिख लेता हूँ व्यय, और एक तरफ लिख लेता हूँ बचत। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपको दिया है व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक, मैं इसको 5:1 को मान लेता हूँ। व्यय कितना है? 50, और बचत कितनी हो रही है? 10 की। ठीक, व्यय कितना है? 50, और बचत कितने की हो रही है? 10 की। तो आय कितनी हो जाएगी? आय कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 60 हो जाएगी। ठीक है ना। व्यय और बचत दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन क्या दे रहा है, उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि हो रही है। आय में कितने की वृद्धि हो रही है? आय में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 10% की, 10% की। तो 60 का 10% होता है 6, मतलब अब नई आय कितनी हो गई उसकी? 66 हो गई। 60 में व्यय कितना हो गया? व्यय हो गया 20% की वृद्धि हो रही है, तो 50 का 20% कितना होगा? 10, मतलब अब व्यय कितना हो गया? 60। ठीक, अब देखो 66 आय हो गई, 60 व्यय हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी? 6 रुपए की। तो बचत में क्या हो रहा है? पहले बचत 10 की होती थी, अब बचत हो रही 6 की। कितने की कमी आई? 4 की। 4 की क्या आई? कमी आई। कितने में? 10 में। 4 की कमी कितने में आई? 10 में। 4/10 और गुणे 100, 0 0 काट दो, बराबर कितने का परिवर्तन हुआ? 40% का। बचत में कितने की कमी आ गई है? 40% की कमी आ गई है। ठीक है ना। इनके बचत में कितने की कमी आई है? 40% की कमी आई है। ठीक है, आई होप आपसे ये सवाल बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा और सबका आंसर भी करेक्ट आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है? आसान सवाल ये भी है, बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा इसको भी सॉल्व करने की। ठीक, चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या दिया गया है कि मिस्टर एक्स की जो मासिक आय है वो कितनी दी गई है? 26,500। ठीक, और उनका मासिक व्यय दिया गया है 20,500। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 6% की वृद्धि होती है, तो उनकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? ये आपसे सवाल में पूछा है। सेम सवाल है जैसा आप अभी करते आ रहे हैं। ठीक है ना। आय दिया है, ठीक, एक तरफ आय लिख लीजिए। आय कितनी दी हुई है? 26,500। ठीक, उसके बाद उनका मासिक व्यय दिया हुआ है। व्यय कितना हो गया? व्यय हो गया 20,500। ठीक है, और खर्च तो यही हो गया। अब आप बचत भी निकाल लीजिए, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक, 26,500 उनका इनकम है और उनका मासिक जो खर्च है वो 20,500 है, तो बचत कितने की होगी? 6,000 की होगी। ठीक, सवाल में आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर 12% की वृद्धि हो रही है तो मुझे ये बताइए कि कितने की वृद्धि होगी? ठीक, इसका 12% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 78 और 12 दूना 24 और 7 31, 3,180 की वृद्धि होगी। इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 8 5 और 1 6, 6 3 9, 2,960 रुपये। नई आय कितनी हो जाएगी इनकी? 2,960 रुपये। फिर सवाल आगे बोल रहा है कि इनके व्यय में 6% की वृद्धि होती है। ये है इनका व्यय, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 6% की वृद्धि हो रही है। व्यय में 6% की वृद्धि का मतलब कितना है? 6 पंचा 30, 6 दूना 12, 1230 की वृद्धि। ठीक, इसको भी जोड़ दीजिए तो 0 3 5 2 7 1 और 2, 21,730। 29,680 रुपये इनकी आय है और 21,730 रुपये इनकी क्या हो गई? व्यय हो गया। ठीक, तो बचत कितने की हो रही है? बचत, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 9 और 2 7, 7,950 रुपए की क्या हो रही है? बचत। पहले बचत होती थी 6,000 की, अब कितने की हो रही है? 7,950 की।
कुल कितने की वृद्धि हो रही है? 1950 रुपए की वृद्धि हुई बचत में। कितने में से? 6000 में से। ठीक, इंटू 100, 0 से 0 काट दो और इसको भी काट दो। किससे कटेगा? 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 9 45 और 0 और 12 पंचे 60। ठीक, 12 का भाग दे दो इसमें, कितना आएगा? 12 तिहाई 36 और बचेगा आपके पास 3, तो 12 दूना 24। ठीक, और 12 पंचे 60। 32.5% की क्या होगी दोस्त? वृद्धि होगी। क्लियर है? सभी को समझ में आया नहीं आया? कितने की वृद्धि हो रही है? 32.5% की वृद्धि हो रही है। किसमें? उसकी बचत में। बचत पहले थी इनकी कितनी? 6000, अब कितनी हो गई है? 7950 रुपए की बचत हो गई है। तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? 32.5% की कुल वृद्धि हो रही है। बन जाएगा प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको समझने में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मज़ा आ जाएगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने में। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दे के इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक, देखिए सवाल में आपको दिया क्या क्या है। सवाल में आपको बोल रहा है कि P की आय Q की आय का 250% है। ठीक, और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। यदि P की आय Q के व्यय का 400% है तो P की बचत और Q की बचत का क्रमशः अनुपात क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है। कोशिश करिएगा आप लोग इसको सॉल्व करने की, तब तक मैं भी प्रयास करता हूँ इसको सॉल्व करने का। ठीक, देखिए 3 लोग हैं P और 2 व्यक्ति हैं P और Q। ठीक है ना, इनकी आय है, इनकी बचत है। ठीक, मैं एक तरफ लिख लेता हूं आय, व्यय और बचत। एक आय है, व्यय है और बचत। ठीक, तो आय, व्यय और बचत। ठीक, 2 व्यक्ति हैं, एक है P और दूसरे व्यक्ति हैं Q। ठीक, ध्यान से समझिए क्या दिया है? P की आय Q की आय का 250% है और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। P की आय Q के व्यय का 400% है। ठीक है ना, तो मैं क्या मान लेता हूं कि Q का जो व्यय है वो मान लेता हूं कितना है? 100 है। ठीक, तो P की आय Q के व्यय का 400% है, तो P की आय कितनी आ जाएगी? 400। ठीक, क्योंकि जो P की आय है वो Q के व्यय का 400% है, मतलब 100 का 400% कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक, फिर लिखा है P की आय Q की आय का 250। हाँ, अगला देखिए P का जो व्यय है वो Q के व्यय का 180% है। P का व्यय Q के व्यय का 180% है, मतलब इसका व्यय कितना हो जाएगा? 180। ठीक, 400 इसकी आय है, 180 इसने खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना? इसके पास बचता है 220 रुपया। ठीक, कितना बच गया? 220। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहली लाइन में आपको क्या लिखा है कि P की आय, पहली लाइन में क्या लिखा है कि P की आय Q की आय का 250% है। P की आय Q की आय का। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो Q की आय कितनी होगी? मान लो X है। ठीक है ना, Q की आय कितनी है? X है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X का 250%, मतलब 250/100 कितना है? 400 है। ठीक, कितना है? 400 है। इसको काट दो, 25 दाहम 250, 25 चौको 100। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुणे 40 बराबर कितना आ जाएगा? 160। इसका मतलब कि जो Q है उसकी आय कितनी है? 160। 160 इसकी अगर आय है, व्यय हो रहा है 100 रुपए, तो बचत कितने की होगी? 60 रुपए की। कितने की बचत होगी? 60 की। और P के कितने की बचत हो रही है? 220 की। सवाल में आपसे पूछा है कि P की बचत और Q की बचत का अनुपात, तो P की बचत कितनी है? 220 और Q की बचत कितनी है? 60।
दोनों का अनुपात निकालना, 0 0 कट जाएगा, इसको काट दो 2 से, तो 11:3 आएगा। कितना आएगा? 11:3। बहुत शानदार सवाल है। कितना आ गया? 11:3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? देखो हमने क्या माना, सबसे पहले हमने माना कि Q का व्यय कितना है? 100 रुपया है। ठीक, अगर Q का व्यय 100 है तो सवाल में लिखा है कि P की आय Q के व्यय का 400% है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि P की जो आय है वो Q के व्यय का 400% है। तो अगर Q का हमने व्यय मान लिया 100 तो Q की आय कितनी हो जाएगी? 400। फिर सवाल में लिखा है कि जो P का व्यय Q के व्यय का 180% है, तो Q का व्यय अगर 100 है तो P का व्यय कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अगर हमें ये दोनों पता चल गया तो बचत निकाल लेंगे, 400 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बचत मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर लिखा है पहली लाइन कि P की आय Q की आय का 250% है। ठीक, P की आय, किसकी आय का? Q की आय का 250 है। तो हमने मान लिया Q की आय कितनी है? X, तो X का 250/100 बराबर कितना है? 400। तो यहाँ से हमको X की आय मिल गई, P की मतलब Q की आय मिल गई। Q की आय कितनी आ गई? Q की आय आ गई हमारी 160। ठीक, तो Q की आय अगर 160 है, व्यय जो है तो 100 है, तो बचत कितने की होगी? 60 की। 160 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, तो बचत का अनुपात आपसे पूछा है तो 220:60 बराबर कितना आ जाएगा? 11:3। ठीक है, बन जाएगा। आसान सवाल था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला था। अगर समझ में नहीं आएगा तब बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की आय कर 19% बढ़ जाता है तो उसका जो यथार्थ अथवा शुद्ध आय है वो क्या हो रही है? 1% घट जाती है। तो आय की दर क्या होगी? देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपकी आय है, ठीक, आय अगर आपकी 100 रुपया है, ठीक, तो आय का जो कर होगा, ठीक, आय का कर मान लो कितना है? 5%। तो फिर निकलेगी क्या? शुद्ध आय। ठीक है ना, शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। ठीक, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5। ठीक, तो 100 में से 5 माइनस किया तो कितना मिल गया? 95। इसका मतलब आपकी अगर इनकम 100 रुपये है तो नेट इनकम कितनी होगी? 95 रुपया होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब आप आय के कर को बढ़ाओगे, आय के कर को बढ़ाओगे तो आपकी जो नेट इनकम होगी वो क्या होगी? घटेगी। नेट इनकम क्या होगी? घटेगी। और यदि आप नेट इनकम को आप बढ़ाओगे तो आय के कर में क्या होगी? कमी होगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर आप आय के कर को बढ़ाओगे तो नेट इनकम क्या होगी? घटेगी। और अगर आप आय के कर को घटाओगे तो नेट इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, तो इससे एक चीज समझ में आ रही है क्या कि आय का जो कर है कितना दिया है? आय का कर दिया है 19%। ठीक, तो आय कर कितना दिया है? 19। ठीक, तो नेट इनकम कितनी हो रही है? नेट इनकम हो रही है 1%। ठीक है ना, शुद्ध आय कितनी हो रही है? 1। ठीक, शुद्ध आय कितनी हो गई? 1। तो यहां से हम एक अनुपात निकालते हैं, आय कर बटे शुद्ध आय बराबर कितना हो जाएगा? 1/19। अब ध्यान दीजिए, आय की कर कितनी है? 1, और शुद्ध आय कितनी आ गई? 19। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? यहाँ से कुल आय आ जाएगी आपकी कितनी? 19 और 1 20। क्योंकि जो टोटल इनकम होगी उसमें आय कर और नेट इनकम दोनों इंक्लूड होगा। ठीक, इसी में से तो आप माइनस करते हो ना आयकर को। ठीक, तब तो आपको नेट इनकम मिलती है। तो अगर नेट इनकम कुल आय आपकी 20 है, आय का कर 1% आपने 1 माइनस किया तो कुल
शुद्ध आय नेट इनकम कितनी आ गई आपकी 19। तो आपको पूछा है आय की दर क्या होगी, तो आय की दर कितनी हो जाएगी, आय की दर बराबर हो जाएगी, आय की कितनी दर है, आय के कर कितना है 1, कितने में 20 में से, तो 1/20 बराबर कितना आ जाएगा 5%। कितनी हो जाएगी 5%। नेट इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 5%, ठीक है ना, सॉरी आय की दर कितनी हो जाएगी 5%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया है कि गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है, तो बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो कितना होगा। आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अपन आज के सेशन को यहीं पे क्लोज कर देंगे और कल इसके आगे की क्लासेस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल को आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। सवाल आपको क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है कि गेहूं के भाव में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि होने की वजह से क्या हो रहा है, 320 रुपए में व्यक्ति 4 किलो गेहूं कम खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 320 का आप सबसे पहले 25% निकाल लो, कितना आ जाएगा 80 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति के पास 80 रुपया और होता तो वो क्या कर पाता, जितना गेहूं पहले खरीदता था उतना ही और खरीद पाता, अभी भी खरीद पाता, ठीक। 25% के गेहूं में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले 320 खरीद रहा था, 320 रुपए में गेहूं जितना उसकी खपत थी उतना खरीद रहा था, लेकिन अब क्या हो गया 320 रुपए में वो 4 किलो गेहूं कम खरीद पा रहा है। किस वजह से, 25% की मूल्य वृद्धि की वजह से, ठीक है ना। तो 320 का हमने 25% निकाला, कितना आ गया 80 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपए अगर उसके पास और होते तो वो 4 किलो गेहूं खरीद लेता। तो अगर 80 रुपए में 4 किलो गेहूं मिलता है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा 80/4 बराबर 20 रुपया किलो, ठीक। कितना होगा 20 रुपया, ठीक। तो गेहूं का बढ़ा हुआ दाम आपसे पूछा था प्रति किलो कितना होगा, तो गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो कितना आ जाएगा 20 रुपया आएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो आसान सवाल है, सवाल आपसे ये बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है तो 320 रुपए में 4 किलो गेहूं कम खरीद पा रहा है, ठीक है ना। तो 320 का हमने 25% निकाला, मतलब कितना आ गया 80 आ गया। अगर उसके पास 80 रुपया और होता तो वो जो है 4 किलो गेहूं और खरीद लेता, ठीक है ना। लेकिन 4 किलो गेहूं का मूल्य कितना निकाला हमने 80 रुपये, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना आएगा 20 रुपया। अगर आपसे इसी में सवाल में ये पूछता कि गेहूं का घटा हुआ मूल्य कितना था, देखो अभी तो आपने ये बढ़ा हुआ मूल्य निकाला, मान लो आपसे सवाल ये पूछता कि इसका घटा हुआ मूल्य कितना होता, तो क्या करते, तो देखो मान लो पहले मूल्य कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 125, ठीक। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 20, इसका मतलब 20 किसके बराबर आएगा 125 के, और आपसे पहले घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणे 100, 25 को 100, 25 पंच 125, 500 को 20 बराबर कितना आ जाता 16 रुपये आ जाता। ये 16 रुपया क्या है, ये घटा हुआ मूल्य था, मतलब पहले का मूल्य है। बाद में मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हुई, तो मूल्य वृद्धि के बाद रेट कितना हो गया 20 रुपया, लेकिन मूल्य से वृद्धि के पहले का मूल्य कितना था 16 रुपये। तो दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस मूल्य को नहीं निकाल सकते, इसको भी यहाँ से निकाल सकते हो। क्या हो रहा है, पहले हमने मूल्य मान लिया कितना था 100 रुपया, 25% की वृद्धि हो गई तो कितने हो गया मूल्य 125 रुपया हो गया, ठीक। अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना हमने निकाला 20, इसका मतलब 20 किसके बराबर होगा 125 के, तो 100 किसके बराबर होगा 16 रुपए के, ठीक। तो ये तो था आज का सेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आज का सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। आपने अच्छे सवाल किए, आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जो मैंने आपको आज समझाया है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको एक बार दो बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको कभी कहीं कोई दिक्कत आने वाली
नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी हम इसके बाद एक और सेशन करेंगे परसेंटेज का, ठीक है ना, और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूँ प्रतिशत का, ठीक। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से प्रतिशत का एक नया सत्र अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस अभी पेंडिंग बचे हुए हैं उनको करेंगे, ठीक। और प्रतिशत के बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको समस्याएं आ रही हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम उस टॉपिक का वीडियो बना सकें, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।